नमस्कार दोस्तों। मानव मस्तिष्क एक अद्भुत रहस्य है। हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी, हमारे फैसले, हमारी भावनाएं और यहाँ तक कि हमारा भविष्य, यह सब हमारी सोच पर निर्भर करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हम सोचते कैसे हैं? क्यों कभी हम बेहद तेज और सही में ले लेते हैं और क्यों कभी कभी छोटी सी गलती हमें बड़े नुकसान की ओर धकेल देती है? इन्हीं सवाल का जवाब देने के लिए नोबेल पुरस्कार विजेता मनोवैज्ञानिक डैनियल कहनेमान ने अपनी मशहूर किताब थिंक फास्ट एंड स्लो लिखी। यह किताब केवल मनोविज्ञान और अर्थशास्त्र की किताब नहीं है, बल्कि यह हमारे दिमाग की कार्य प्रणाली का एक गहरा अध्ययन है। कहनेमान बताते हैं कि हमारे दिमाग में दो तरह की सोचने की प्रणालियाँ काम करती है। पहली है सिस्टम वन, जो तेज, सहज और भावनात्मक है। यह तुरंत प्रतिक्रिया देता है। जैसे अगर आप सड़क पर चलते हुए अचानक कोई गाड़ी तेजी से आते देखे तो आप बिना सोचे समझे पीछे हट जाते हैं। यह सिस्टम हमारी सुरक्षा और त्वरित निर्णयों के लिए जरूरी है। दूसरी है सिस्टम टू, जो धीमी, तार्किक और विश्लेषणात्मक है। यह सोच समझकर फैसला करता है। जैसे अगर आपको यह तय करना है कि निवेश कहाँ करना है या किसी समस्या का गणितीय हल निकालना है, तो यह सिस्टम टू सक्रिय होता है। समस्या यह है कि ज़्यादातर समय सिस्टम वन पर निर्भर रहते हैं। यह हमारी मदद भी करता है, लेकिन कई बार हमें भ्रम और गलतफहमियों की ओर ले जाता है। हम मानसिक शॉर्टकट्स का इस्तेमाल करते हैं, जिन्हें ह्यूरिस्टिक कहा जाता है, और यह शॉर्टकट अक्सर पूर्वाग्रह पैदा करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई संख्या दिखाई जाए तो हमारी राय उसी संख्या को आसपास घूमने लगती है, चाहे वह सच हो या झूठ। इसे एंकरिंग बायस कहते हैं। कहनेमान ने अपनी रिसर्च में दिखाया है कि इंसान पूरी तरह से तार्किक प्राणी नहीं है। हम सोचते हैं, हम अपने फैसले बुद्धिमानी से लेते हैं, लेकिन सच यह है कि हमारी यादें, भावनाएं और बाहरी परिस्थितियां हमारे निर्णय को गहराई से प्रभावित करती है। यही कारण है कि बिजनेस, निवेश, राजनीति और यहाँ तक कि व्यक्तिगत जीवन में भी हम बार बार गलतियाँ दोहराते हैं। इस किताब की एक बड़ी खासियत यह है कि यह हमारे दिमाग की कमजोरियों से अवगत कराती है। कहनेमान बताते हैं कि क्यों विशेषज्ञों की भविष्यवाणियाँ अक्सर गलत निकलती है, क्योंकि हम जोखिम को सही तरीके से नहीं समझ पाते, और क्यों हम हानि से बचने के लिए लाभ को छोड़ने तक तैयार हो जाते हैं। किताब में अंत में कहनेमान हमें यह भी बताते हैं कि हमारे अंदर दो स्व होते हैं। एक एक्सपीरियंस सेल, जो वर्तमान क्षण को जीता है। दो रिमेम्बरिंग सेल, जो अनुभवों को याद करके कहानी बनाता है। हमारे ज़्यादातर निर्णय उस रिमेम्बरिंग सेल के आधार पर होते हैं, जबकि वह हमेशा पूरी सच्चाई नहीं बताता। यही कारण है कि हम कभी अपने अनुभव को गलत तरीके से आंकते हैं और कई बार गलत दिशा में कदम उठा लेते हैं। संक्षेप में, थिंक फास्ट एंड स्लो हमें यह सिखाती है कि हमें अपनी सोच की सीमाओं को पहचानना चाहिए। यह किताब हमें बताती है कि सहज प्रवृत्ति हमेशा भरोसेमंद नहीं होती, और जहाँ ज़रूरी है वहाँ डेटा, तथ्य और गहरी सोच पर भरोसा करना चाहिए। यह किताब न सिर्फ मनोवैज्ञानिक या अर्थशास्त्र में रुचि रखने वालों के लिए है, बल्कि हर व्यक्ति के लिए है जो अपने निर्णय बेहतर बनाना चाहता है, चाहे वह बिजनेस में हो, निवेश में हो, या रिश्ते में, या जीवन के किसी भी क्षेत्र में। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं, हर एक अध्याय को विस्तार से जानेंगे। अध्याय एक, टू सिस्टम्स, दो प्रणालियाँ। डैनियल कहनेमान अपनी किताब की शुरुआत में एक बेहद सरल लेकिन गहरी सच्चाई करते हैं। हमारा दिमाग दो अलग अलग तरीके से काम करता है। वे इन दोनों तरीके को सिस्टम एक और सिस्टम दो कहते हैं। इन दोनों के बीच संतुलन ही हमारे सोचने, समझने और निर्णय लेने की क्षमता को तय करते हैं। सिस्टम एक, तेज और सहज। सिस्टम एक हमारी तेज, स्वस्फूर्त और भावनात्मक सोच को दर्शाता है। यह बिना किसी मेहनत के तुरंत प्रतिक्रिया देता है।
उदाहरण, अगर आपसे पूछा जाए कि 2 + 2 कितना होता है, तो आपका जवाब तुरंत आएगा 4। किसी के चेहरे पर गुस्सा या खुशी देखना और तुरंत पहचान लेना कि सिस्टम एक काम कर रहा है। आप सड़क पर चलते हुए अचानक गाड़ी को अपनी ओर आते देखते हैं, तो तुरंत पीछे हट जाए। यह भी सिस्टम एक की ही देन है। सिस्टम एक की बड़ी ताकत यही है कि यह तेजी से निर्णय लेता है। यह अनुभव, यादों और भावनाओं पर आधारित होता है, लेकिन इसकी यही तेजी कभी-कभी गलतियां भी करवाती है, क्योंकि यह गहराई से सोचने के बजाय शॉर्टकट्स अपनाता है। सिस्टम तो धीमा और तार्किक। सिस्टम तो हमारी धीमी, विश्लेषणात्मक और तर्कसंगत सोच की प्रतिद्वंद्विता करता है। यह ध्यान, मेहनत और धैर्य मांगता है। उदाहरण, अगर आपसे पूछा जाए कि 23 गुणिले 47 कितना होता है, तो आपको कागज, कलम या दिमाग लगाना पड़ेगा। यह सिस्टम 2 का काम है। निवेश करना है, किसी बड़े फैसले के पक्ष विपक्ष में तर्क जुटाना है या गहरी गणितीय समस्या हल करना है। यह सब सिस्टम 2 कराता है। सिस्टम 2 की सबसे बड़ी ताकत यह है कि यह हमें सही और तर्कसंगत निर्णय लेता है। सिस्टम 2 की सबसे बड़ी ताकत यह है कि यह सही और तर्कपूर्ण निर्णय लेता है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि यह आलसी होता है। यह तभी सक्रिय होता है जब हम मजबूर करते हैं, वरना हमारा दिमाग सिस्टम पर ही निर्भर रहना पसंद करता है। दोनों सिस्टम का संतुलन। कहमेन बताते हैं कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में दोनों सिस्टम ज़रूरी हैं। सिस्टम 1 हमें तेज़ी से काम करने और तुरंत प्रतिक्रिया देने में मदद करता है। सिस्टम 2 हमें महत्वपूर्ण और गहरे फैसले लेने में मदद करता है। लेकिन समस्या तब आती है जब हम उन परिस्थितियों में भी सिस्टम 1 पर भरोसा कर लेते हैं जहाँ वास्तव में सिस्टम 2 की ज़रूरत होती है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आपको शेयर मार्केट में निवेश करना है। सिस्टम 1 कहेगा, यह कंपनी टीवी पर बहुत चर्चा में है, इसमें निवेश करो। जबकि सिस्टम 2 कहेगा, रुको, पहले कंपनी के आंकड़े, पिछले रिकॉर्ड और भविष्य की संभावनाएं देखो। अगर हम आलस्य या जल्दबाजी में सिस्टम 1 पर भरोसा कर लेंगे, तो नुकसान उठाना पड़ सकता है। सोचने की गलतियाँ, कॉग्निटिव बायस। सिस्टम 1 की वजह से हम कई मानसिक गलतियों के शिकार हो जाते हैं। हड़बड़ी में निष्कर्ष निकालना, थोड़ी सी जानकारी देखकर तुरंत राय बना लेना, आसान उत्तर चुनना। जब कठिन सवाल पूछा जाए तो दिमाग उसे किसी आसान सवाल में बदल देता है और उसी का जवाब देता है। भावनाओं का असर। अगर हमें कोई अच्छा लगता है तो हम उसके सारे कामों को अच्छा मान लेते हैं। हेलो इफ़ेक्ट। ये गलतियाँ हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में गलत दिशा में ले जाती हैं, चाहे वह रिश्ते हो, व्यवसाय हो या व्यक्तिगत फैसले। उदाहरण, सिस्टम 1 बनाम सिस्टम 2। मान लीजिए आपसे सवाल पूछा जाए, एक बल्ला और एक गेंद की कुल कीमत 110 रुपये है। बल्ले गेंद से 100 रुपये महंगा है, तो गेंद कितने की हुई? ज़्यादातर लोग तुरंत जवाब देंगे 10 रुपये, लेकिन यह सिस्टम 1 का जवाब है और यह गलत है। सही जवाब है गेंद 5 रुपये, बल्ला 105 रुपये। यह सिस्टम 2 सोचने पर निकलता है। यह उदाहरण दिखाता है कि सिस्टम 1 हमें जल्दी जवाब देता है, लेकिन कई बार वह गलत होता है। सिस्टम 2 सही होता है, लेकिन वह मेहनत मांगता है। मुख्य सीख। दिमाग की 2 सोच प्रणालियाँ हैं, सिस्टम 1 और सिस्टम 2। सिस्टम 1 पर अत्यधिक भरोसा करने से हम गलतियों का शिकार हो जाते हैं। सिस्टम 2 का इस्तेमाल खासकर महत्वपूर्ण निर्णयों में ज़रूरी है। हमें अपनी सोच की सीमाओं को पहचानना और सही परिस्थितियों में सही सिस्टम का इस्तेमाल करना सीखना चाहिए। संक्षेप में, पार्ट 1 हमें यह सिखाता है कि हमारा दिमाग 2 अलग-अलग तरीकों से काम करता है। अगर हम समझ लें कि कब तेज सिस्टम 1 पर भरोसा करना है और कब धीमी सिस्टम 2 सक्रिय करना है, तो हम अपने जीवन, करियर और रिश्तों में बेहतर और समझदारी भरने निर्णय ले सकते हैं। अध्याय 2, मानसिक शॉर्टकट्स एंड पूर्वाग्रह।
डैनियल कहनेमान बताते हैं कि इंसान का दिमाग जटिल समस्याओं को हल करने में अक्सर ह्यूरिस्टिक यानी मानसिक शॉर्टकट का इस्तेमाल करता है। यह शॉर्टकट हमें जल्दी जवाब तक पहुंचाते हैं, लेकिन ज़्यादातर बार ये हमें पूर्वाग्रह और गलत निर्णय की ओर धकेलते हैं। हम सोचते हैं कि हम तार्किक फैसले लेते हैं, लेकिन असलियत यह है कि हमारा दिमाग आसान रास्ता चुनना पसंद करता है। यही कारण है कि हमें कई बार बेहद साधारण परिस्थितियों में भी गलत अनुमान लगा लेते हैं। एक लॉ ऑफ स्मॉल नंबर्स, छोटे आंकड़ों पर भरोसा। हम अक्सर छोटे डेटा या छोटे सैंपल पर ही निष्कर्ष निकाल लेते हैं। उदाहरण, अगर किसी गांव में 10 बच्चे में से 7 बहुत अच्छे पढ़ रहे हो तो लोग कह देंगे इस गांव के बच्चे बहुत होशियार हैं। लेकिन असल में छोटा सैंपल सही तस्वीर नहीं दिखाता। बड़े आंकड़े देखने ज़रूरी हैं। 2 एंकरिंग इफेक्ट्स, लंगर प्रभाव। अगर हमें किसी संख्या या जानकारी का सुझाव मिल जाए तो हमारा निर्णय इसी के इर्द गिर्द घूमने लगता है। उदाहरण, अगर आपसे पूछा जाए गांधी जी की उम्र 144 साल से ज़्यादा थी या कम थी, और फिर पूछा जाए किस उम्र उनकी मृत्यु किस उम्र में होगी, तो आपका दिमाग पहले सुनी गई संख्या 144 से प्रभावित होगा, भले ही आप जानते हैं कि यह असंभव है। 3 अवेबिलिटी ह्यूरिस्टिक्स, उपलब्धता शॉर्टकट्स। हम उन्हीं घटनाओं को ज़्यादा संभावित मानते हैं जो हमारी याद में आसानी से आती है। उदाहरण, हवाई जहाज दुर्घटना की खबरें टीवी पर अक्सर दिखाती है, इसलिए हमें लगता है कि यह बहुत आम है, जबकि वास्तविकता में सड़क दुर्घटनाओं कहीं ज़्यादा होती है। 4 रिप्रेजेंटेटिवनेस ह्यूरिस्टिक, प्रतिनिधित्व पूर्वाग्रह। हम किसी व्यक्ति या घटना को प्रतिनिधि उदाहरण मानकर निर्णय लेते हैं और आंकड़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं। उदाहरण, अगर कोई व्यक्ति शांत है और किताब पढ़ता है तो लोग तुरंत सोचेंगे ये लाइब्रेरियन होगा, जबकि आंकड़े कहते हैं कि लाइब्रेरियन बहुत कम और किसान बहुत ज़्यादा है। 5 रिग्रेशन टू द मीन, औसत की और वापसी। कभी कभी किसी का प्रदर्शन बहुत अच्छा या बहुत खराब होता है, लेकिन यह एक अस्थायी होता है और अगली बार वह औसत स्तर पर लौट आता है। उदाहरण, एक क्रिकेट खिलाड़ी ने एक मैच में 150 रन बना लिए, लेकिन अगली बारी में उसका प्रदर्शन सामान्य होगा, लेकिन लोग इसे फॉर्म खराब होना मान लेते हैं। 6 इंट्यूटिव प्रेडिक्शन, सहज भविष्यवाणी। हम अक्सर अपनी भविष्यवाणी आंकड़ों पर नहीं बल्कि भावनाओं पर आधारित करते हैं। उदाहरण, अगर कोई स्टार्टअप हमें शानदार लगे तो हम सोचते हैं कि यह बहुत सफल होगा, भले ही वास्तविक डेटा कुछ और कह रहा हो। क्यों होती है ये गलतियाँ? हमारा दिमाग मेहनत से बचना चाहता है। सिस्टम एक तुरंत जवाब देता है कि कोशिश करता है, और सिस्टम 2 अक्सर आलसी होता है। हमें कहानियाँ याद रह जाती है, लेकिन आंकड़े वो लगते हैं। भावनाएं, डर और आशाएं हमारी सोच पर हावी हो जाती है। वास्तविक जीवन पर असर, यह मानसिक शॉर्टकट हमारे जीवन के हर हिस्से को प्रभावित करते हैं। निवेश, लोग चर्चा में आई कंपनियों में पैसा लगाते हैं बजाय कि डेटा देखें। स्वास्थ्य, लोग दुर्बल बीमारियों से ज़्यादा डरते हैं, जबकि आम बीमारियों से ज़्यादा खतरा होता है। समाज, अफवाहें और भावनात्मक कहानियाँ आंकड़ों से ज़्यादा असर डालती हैं। व्यक्तिगत जीवन, हम जल्दी राय बना लेते हैं और बाद में उसी राय को सही ठहराने के लिए तर्क खोजते हैं। मुख्य सीख, 1 दिमाग शॉर्टकट्स का इस्तेमाल करता है, लेकिन यह हमें गलत दिशा में ले जाता है। छोटा डेटा या भावनात्मक कहानियाँ पर भरोसा करने से बचना चाहिए। 3 निर्णय लेते समय आंकड़ों और तर्कों का सहारा लेना चाहिए, और वो ज़रूरी भी है। 4 जितना संभव हो सिस्टम 2 को सक्रिय करें, खासकर जब मामला महत्वपूर्ण हो। संक्षेप में, पार्ट 2 हमें यह सिखाता है कि हमारी सोच कितनी पक्षपाती होती है। हम अक्सर ऐसे शॉर्टकट्स अपनाते हैं जो तेज़ी से समाधान देते हैं, लेकिन वे समाधान हमेशा सही नहीं होते। अगर हम अपनी इन कमजोरियों को पहचान लें
तो बेहतर निर्णय ले सकते हैं। अध्याय 3, ओवर कॉन्फिडेंस। मानव स्वभाव की सबसे बड़ी कमजोरियों में से एक है अति आत्मविश्वास, अति विश्वास। हम अक्सर सोचते हैं कि हम दुनिया को समझते हैं, हमारे फैसले सही है और भविष्य के बारे में हमारी राय सटीक होगी। लेकिन डैनियल कहमान बताते हैं कि यह सब एक भ्रम है। हमारी समझ सीमित है और भविष्य अनिश्चित। इस भाग में 3 बड़े भ्रम और उनके असर को विस्तार में समझाया गया है। 1. इल्यूजन ऑफ अंडरस्टैंडिंग, समझ का भ्रम। हम मानते हैं कि हम घटनाओं और परिस्थितियों को पूरी तरह समझते हैं, लेकिन असलियत में हम सिर्फ कहानियाँ गढ़ते हैं। उदाहरण, अगर कोई कंपनी दिवालिया हो जाती है तो हम पीछे मुड़कर कारण ढूंढते हैं। कंपनी ने गलत निवेश किया इसलिए डूब गई, जबकि सच्चाई यह है कि हजारों कारण हो सकते हैं और यह परिणाम सिर्फ सहयोग या बाहरी परिस्थितियों से भी जुड़ा हो सकता है। कैमन कहते हैं कि हाइंडसाइट बायस के शिकार है, यानी जब कोई घटना घट जाती है तो हमें लगता है कि यह पहले से ही स्पष्ट था, लेकिन असल में यह घटना पहले से किसी को पता नहीं थी और क्या होने वाला था। 2. इल्यूजन वर्सेस वैलिडिटी, वैधता का भ्रम। हम अपने निर्णय और भविष्यवाणियों को सही मानने लगते हैं, भले ही उनका आधार कमज़ोर हो। उदाहरण, शेयर बाजार में विशेषज्ञ दावा करते हैं कि अगले साल का रुझान बता सकते हैं, लेकिन शोध बताते हैं कि उनकी भविष्यवाणियाँ अक्सर उतनी ही सही होती है जितनी सिक्का उछालने से आती है। विशेषज्ञ अपनी इंट्यूशन पर बहुत भरोसा करते हैं, जबकि डेटा अक्सर कुछ और कहता है। कैमन बताते हैं कि आत्मविश्वासी और सटीकता का कोई सीधा संबंध नहीं है। कोई व्यक्ति जितना ज़्यादा आत्मविश्वासी दिखे, जरूरी नहीं है कि वह उतना ही सही हो। 3. इंट्यूशन वर्सेस फॉर्मूलाज, अंतर्ज्ञान बनाम सूत्र। हम सोचते हैं कि हमारा अनुभव और अंतर्ज्ञान हर परिस्थिति में बेहतर है, लेकिन रिसर्च दिखाती है कि साधारण गणितीय मॉडल और आंकड़े अक्सर विशेषज्ञों से ज़्यादा सही साबित होते हैं। उदाहरण, नौकरी के उम्मीदवारी चुनते समय इंटरव्यू अपने गट फीलिंग पर भरोसा करता है, लेकिन अगर साधारण आंकड़ों जैसे शिक्षा, पिछले प्रदर्शन, टेस्ट स्कोर के आधार पर फैसला किया जाए तो सही चयन संभावना ज़्यादा होती है। यही कारण है कि कैमन सलाह देते हैं कि जहाँ संभव हो वहाँ डेटा और नियमों पर भरोसा करना चाहिए, न कि सिर्फ अंतर्ज्ञान पर। एक्सपर्ट इंट्यूशन कब भरोसा करें। कैमन यह भी मानते हैं कि हम अंतर्ज्ञान गलत नहीं होता। अगर किसी क्षेत्र में एक वातावरण स्थिर हो दो और व्यक्ति को लगातार अनुभव से सीखने का मौका मिले तो विशेषज्ञ का अंतर्ज्ञान काफ़ी हद तक भरोसेमंद हो सकता है। उदाहरण, एक अनुभवी डॉक्टर अक्सर मरीज की स्थिति देखकर तुरंत अंदाज लगा देता है कि समस्या क्या है, लेकिन शेयर बाजार जैसे अस्थिर और अप्रत्याशित माहौल में अंतर्ज्ञान पर भरोसा करना खतरनाक है। द आउटसाइड व्यू। कैमन बताते हैं कि जब हम किसी प्रोजेक्ट की योजना बनाते हैं तो हमें हमेशा लगता है कि यह समय पर और बजट में पूरा होगा। इसे प्लानिंग फॉल्सी कहते हैं, लेकिन वास्तविकता अलग होती है। लगभग हर प्रोजेक्ट अपेक्षा से ज़्यादा समय और पैसा लेता है। समाधान, बाहरी दृष्टिकोण अपनाएं, यानी पिछली समान परियोजनाओं के अनुभव और आंकड़े देखें और फिर अनुमान लगाएं। इंजन ऑफ कैपिटलिज्म, पूंजीवादी का इंजन। कैमन कहते हैं कि अति विश्वासी ही पूंजीवादी को चलाता है। उद्यमी नए बिजनेस शुरू करते हैं क्योंकि उन्हें विश्वास होता है कि वे सफल होंगे। हकीकत में आंकड़े बताते हैं कि अधिकांश स्टार्टअप असफल होते हैं, फिर भी लोग प्रयास करते हैं और इन्हीं में से कुछ सफल होकर बड़े बदलाव लाते हैं। यानी अति विश्वास नुकसान भी पहुंचाता है और प्रगति का कारण भी बनता है। मुख्य सीख। 1. हम अक्सर समझ और भविष्यवाणी में भ्रम में रहते हैं। 2. आत्मविश्वास और सही होने की संभावना को कोई संबंध नहीं है। 3.
साधारण आंकड़े और सूत्र कई बार विशेषज्ञों की अंतर्ज्ञान से बेहतर साबित होते हैं। 4. प्रोजेक्ट या निवेश में बाहरी आंकड़ों का अध्ययन जरूरी है। 5. अति विश्वास हमें गलतियां करवाता है, लेकिन यही नए प्रयोग और प्रगति का आधार भी है। संक्षेप में, पार्ट 3 हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपनी सीमाओं को पहचानना चाहिए। हमें मानना ही है कि हम जितना सोचते हैं उतना नहीं जानते, और बड़े फैसले हमेशा डेटा, आंकड़े और बाहरी दृष्टिकोण पर भरोसा करना है। अध्याय 4, चॉइस, निर्णय और चुनाव। हम सभी सोचते हैं कि हम अपने निर्णय पूरी तरह तार्किक तरीके से लेते हैं, लेकिन केहमेन बताते हैं कि असलियत इसके बिल्कुल विपरीत है। हमारे निर्णयों पर हमारी भावनाएं, संदर्भ और परिस्थितियां गहराई से असर डालती है। यही कारण है कि प्रोस्पेक्ट थ्योरी विकसित की, जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। यह सिद्धांत बताता है कि लोग लाभ और हानि का आकलन तर्क से नहीं बल्कि भावनाओं से करते हैं। 1. बर्नौली की गलतियां। पारंपरिक अर्थशास्त्र मानता था कि लोग हमेशा उपयोगिता के आधार पर निर्णय लेते हैं, यानी जो चीज़ ज़्यादा लाभ देंगी लोग उसे चुनेंगे। लेकिन कहमेन ने दिखाया कि यह मॉडल अधूरा है, क्योंकि लोग हानि से बचने को लाभ पाने से कहीं ज़्यादा महत्व देते हैं। 2. लॉस एवर्जन, हानि से बचाव। लोग हानि को लाभ से दुगुना गंभीर मानते हैं। अगर हम 100 रुपये का लाभ मिले तो हम खुश होंगे, लेकिन अगर 100 रुपये का नुकसान हो जाए तो हम दुख दुगना होगा। यही कारण है कि अक्सर जो है उसे बेचना पर ध्यान देते हैं बजाय कि नया पाने पर। उदाहरण, अगर किसी कंपनी में नौकरी सुरक्षित हो तो ज़्यादातर लोग थोड़े कम वेतन पर भी रहना पसंद करेंगे, बजाय कि जोखिम उठाकर नई नौकरी आजमाएं। 3. फ्रेमिंग इफेक्ट। हमारा निर्णय इस बात पर निर्भर करता है कि विकल्प किस तरफ प्रस्तुत किए गए हैं। उदाहरण, अगर डॉक्टर कहे इस सर्जरी की 90% सफलता है तो ज़्यादातर लोग ऑपरेशन करवाएंगे। लेकिन अगर कहा जाए इस सर्जरी को 10% असफलता है तो बहुत लोग डर जाएंगे। ध्यान दीजिए, दोनों वाक्य एक ही सच्चाई बता रहे हैं, लेकिन फ्रेमिंग बदलने से निर्णय बदल सकता है। 4. द फोर्थ फोल्ड पैटर्न, 4 गुना पैटर्न। केहमेन बताते हैं कि लोग लाभ और हानि के मामले में 4 अलग अलग पैटर्न दिखाते हैं। 1. बड़े लाभ की संभावना, लोग जोखिम से बचते हैं। उदाहरण, पक्का 50 लाख जितना वर्सेस 50% संभावना है 1 करोड़ जितना, लोग पहला चुनेंगे। 2. बड़ी हानि की संभावना, लोग जोखिम उठाने से बचते हैं। उदाहरण, पक्का 50 लाख का नुकसान वर्सेस 50% संभावना है 1 करोड़ का नुकसान, लोग पहला चुनते हैं। 3. छोटे लाभ का संभावना, लोग जोखिम लेते हैं। उदाहरण, लॉटरी टिकट कम संभावना लेकिन लोग फिर भी खरीदते हैं। 4. छोटी हानि की संभावना, लोग जोखिम उठाने को तैयार हो जाते हैं। उदाहरण, इंश्योरेंस कम संभावना की दुर्घटना होगी लेकिन लोग फिर भी पैसे देते हैं ताकि नुकसान से बच सके। 5. कीपिंग स्कोर रखना। हमारे निर्णय अक्सर अलग अलग खातों पर आधारित होते हैं। उदाहरण, अगर हमारे सैलरी से बोनस मिले तो हमें उसे एक्स्ट्रा मानकर खर्चा कर देते हैं, जबकि वह भी हमारी कमाई का हिस्सा है। इसी तरह हम छोटे छोटे नुकसान को अलग मानते हैं, जबकि असल में हमें पूरे बैलेंस पर ध्यान देना चाहिए। 6. रिवर्सल एंड इनकंसिस्टेंसी। हमारे निर्णय हमेशा स्थिर नहीं होते। कभी हम जोखिम से बचते हैं, कभी उसी जोखिम को स्वीकार कर लेते हैं। यह फ्रेमिंग और भावनाओं पर निर्भर करता है। यही कारण है कि लोग अपने ही चुनावों को बार बार बदलाव करते हैं। वास्तविक जीवन पर असर। 1. निवेश, लोग शेयर मार्केट में नुकसान देखकर तुरंत बेच देते हैं, जबकि लंबी अवधि में रुकना बेहतर होता है। 2. स्वास्थ्य, लोग जोखिम को गलत तरीके से समझते हैं और कभी अनावश्यक इलाज करा लेते हैं। 3. बिजनेस, कंपनियां निर्णय लेते समय फ्रेमिंग का फायदा उठाती है, जैसे बाय वन गेट वन फ्री। असल में यह डिस्काउंट है ही नहीं, लेकिन फ्रेमिंग अलग है। 4. व्यक्तिगत जीवन,
लोग रिश्ते और करियर में हानि से बचने के लिए अक्सर अच्छे अवसर खो देते हैं। टेक अवे एक, लोग हानि से बचने को लाभ कमाने से ज़्यादा महत्व देते हैं। 2, फ्रेमिंग, कैसे विकल्प प्रस्तुत किए जाए हमारे निर्णय बदल सकती है। 3, प्रोस्पेक्ट थ्योरी बताती है कि इंसान हमेशा तार्किक नहीं होता। 4, छोटे और बड़े जोखिम मोह में हमारा व्यवहार असंगत हो जाता है। 5, अगर हम इन प्रवृत्तियों को पहचान ले तो बेहतर निर्णय ले सकते हैं। संक्षेप में, पार्ट 4 हमें यह सिखाता है कि हमारे चुनाव हमेशा तार्किक नहीं होते। हम अक्सर हानि से बचने की कोशिश करते हैं, में अच्छे अवसर खो देते हैं और फ्रेमिंग के जाल में फंस जाते हैं। सही निर्णय लेने के लिए हमें अपनी भावनाओं को समझना होगा और डेटा पर आधारित सोचना भी होगा। अध्याय 5, टू स्लेव्स, 2 व्यक्तित्व, अनुभव और स्मृति। कैमन कहते हैं कि हमारी जिंदगी को समझने के लिए हमें यह मानना होगा कि हमारे भीतर 2 तरह के स्व मौजूद हैं। एक, एक्सपीरियंसिंग सेल, अनुभव करने वाला स्व जो हर पल महसूस करता है। 2, रिमेम्बरिंग स्मेल, स्मरण करने वाला स्व जो बाद में उन अनुभवों को याद करता है और उनके आधार पर जीवन का मूल्यांकन करता है। यानी दोनों स्लेव्स हमारे सुख दुख निर्णय और जीवन को संतुष्टि को निर्णय करते हैं। एक, टू स्लेव्स, 2 स्व, एक्सपीरियंस स्लेव हर क्षण में पूछता है क्या अभी अच्छा लग रहा है। रिमेम्बरिंग सेल जीवन को कहानी की तरह देखता है और पूछता है क्या मुझे यह याद अच्छा लगेगा। समस्या यह है कि हमारे फैसले और याद रखने वाला स्व ज़्यादा हावी होता है। उदाहरण, छुट्टियों के दौरान कई बार हमें थकान और असुविधा महसूस होती है, लेकिन बाद में तस्वीरों देखकर हमें लगता है कि यह जीवन को बेहतरीन अनुभव था। 2, लाइफ एज अ स्टोरी, कैमन बताते हैं कि जीवन को एक कहानी के रूप में याद रखें। इस कहानी का महत्व औसत अनुभव से ज़्यादा कहानी में अंत पर होता है। अगर किसी अनुभव का अंत अच्छा हो तो हम पूरे अनुभव को अच्छा मान लेते हैं। इसे पिक एंड रूल कहते हैं। उदाहरण, अगर किसी कॉन्सर्ट का अंत बेहद शानदार होता है तो हमें पूरे कार्यक्रम को अद्भुत मानेंगे भले ही बीच में कुछ हिस्से उबाऊ रह जाए। 3, एक्सपीरियंस विल वेरी, एक्सपीरियंसिंग सेल्फ का सुख इस बात पर निर्भर करता है कि हम समय हमारा मूड कैसा हो, स्वास्थ्य, भूख प्यास, थकान जैसी अवस्थाएं, हमारे आसपास का माहौल। यह सुख क्षणिक और लगातार बदलता रहता है। उदाहरण, ट्रैफिक जाम में बैठे व्यक्ति को उस समय जीवन बुरा लग सकता है, लेकिन कुछ घंटों बाद यह घटना उसके जीवन को संतुष्टि पर कोई असर नहीं डालेंगी। 4, रिमेम्बरिंग वेल बीइंग, रिमेम्बरिंग सेल्फ के लिए खुशी और दुख इस पर निर्भर करता है कि अनुभव की कहानी कैसी रही, अंत कैसा रहा, हम उस अनुभव को दूसरों को कैसे बताएंगे। यही कारण है कि लोग उन कामों को चुनते हैं जिन्हें बाद में अच्छा अनुभव कह सकें, भले ही उस समय का असली अनुभव उतना सुखद न रहा हो। 5, अनुभव बनाम स्मृति का टकराव, केमैन का सबसे बड़ा निष्कर्ष यह है कि एक्सपीरियंस सेल्स और रिमेम्बरिंग सेल्स अक्सर एक दूसरे के असहमत होते हैं। एक्सपीरियंसिंग सेल्फ केवल वर्तमान देखता है, रिमेम्बरिंग सेल्फ पूरे अतीत की कहानी को तोलता रहता है। इसलिए जब हम जीवन के बड़े निर्णय लेते हैं, जैसे करियर चुनना, घर खरीदना या छुट्टियों का प्लान करना, तो हमारा निर्णय अक्सर रिमेम्बरिंग सेल्फ पर आधारित होता है। वास्तविक जीवन पर असर, 1, छुट्टियाँ, लोग ऐसी जगह चुनते हैं जहाँ फोटो और यादें अच्छी बने, न कि जहाँ असल में आराम मिले। 2, स्वास्थ्य, लोग लंबे इलाज को स्वीकार कर लेते हैं अगर अंत में ठीक हो जाए वाली याद सकारात्मकता हो। 3, रिश्ते, किसी भी रिश्ते का अंत कैसा हुआ यह हमारी पूरी याद को प्रभावित करता है। 4, करियर, हम वह नौकरी चुनते हैं जो दूसरों को सुनाने में अच्छी लगे, न कि रोजमर्रा में खुश रहने के लिए। मुख्य सीख, 1, हमारे भीतर 2 स्लेव्स हैं, अनुभव करने वाला और याद रखने वाला। रिमेम्बरिंग सेल्फ अक्सर एक्सपीरियंसिंग सेल्फ को दबा देता है। पिक एंड रूल बताता है कि किसी भी अनुभव का अंत पूरी याद को हावी हो जाता है। सच्ची खुशी पाना है तो केवल यादों पर नहीं बल्कि अनुभवों पर, गुणवत्ता पर ध्यान देना चाहिए।
हमें ऐसे फैसले लेने चाहिए जो एक्सपीरियंसिंग सेल्फ को भी संतुष्टि दे, न कि केवल दूसरों को भी सुनाने के लिए अच्छी कहानियाँ बनाएं। थिंकिंग फास्ट एंड स्लो का अंतिम हिस्सा हमें यह सिखाता है कि जीवन केवल यादों का संग्रह नहीं है, बल्कि क्षणों का अनुभव भी है। अगर हम केवल यादों को सुंदर बनाने में ध्यान देंगे तो जीवन की असली सुख को खो देंगे। असली बुद्धिमानी यह है कि दोनों स्लेव्स अनुभव और स्मृति के बीच संतुलन बनाकर निर्णय लिया जाए। तो दोस्तों, डैनियल कहमेन की यह महान किताब हमें यह समझाने का अवसर देती है कि हमारी सोच वैसी नहीं है जैसे हम सोचते हैं। हम स्वयं को अक्सर तर्कसंगत और विवेकपूर्ण मानते हैं, लेकिन असलियत में हमारा मस्तिष्क दो अलग अलग हिस्सों तरीके से काम करता है, तेज और धीमा। यही दोनों प्रणालियाँ हमारी रोजमर्रा की जिंदगी, निर्णयों, भावनाओं और यहाँ तक कि जीवन की संतुष्टि को भी नियंत्रित करती है। दो प्रणालियाँ, सोचने का आधार। किताब की शुरुआत हमें यह सिखाती है कि सिस्टम एक तेज, सहज और भावनात्मक है। यह हमें तुरंत प्रतिक्रिया करने में मदद करता है, लेकिन अक्सर गलतियां करवा देता है। सिस्टम दो, धीमा, सोच समझकर और तार्किक है। यह जटिल समस्याओं को हल कर सकता है, लेकिन आलसी होता है और ज़्यादा मेहनत से बचता है। यह समझ हमें रोज़मर्रा के जीवन में सतर्क रहने की प्रेरणा देती है कि कब हमें ऑटो पायलट पर सोच रहे हैं और कब सचमुच विश्लेषण कर रहे हैं। पूर्वाग्रह और शॉर्टकट्स। दूसरे हिस्से में केमेन बताते हैं कि हमारा दिमाग अक्सर शॉर्टकट्स लेता है। उपलब्ध प्रवाहग्रह। जो चीज़ें आसानी से याद रह जाती है, हमें वह अधिक सामान्य लगती है। एंकरिंग प्रभाव। किसी संख्या या संदर्भ से हमारा निर्णय प्रभावित हो सकता है। प्रतिनिधित्व पूर्वाग्रह। हमें आंकड़ों के बजाय कहानियों पर भरोसा करते हैं। इन पूर्वाग्रहों को पहचानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि यही हमें गलत निष्कर्ष और गलत फैसले की ओर ले जाते हैं। अतिविश्वासी का जाल। तीसरे हिस्से में लेखक बताते हैं कि इंसान अक्सर अपनी समझ और ज्ञान को ज़रूरत से ज़्यादा महत्व देता है। हमें लगता है कि हम भविष्य का अनुमान लगा सकते हैं, जबकि असलियत में दुनिया कहीं ज़्यादा अनिश्चित है। विशेषज्ञ भी अपनी अतिदृष्टि पर ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा करते हैं, जबकि कई बार सरल गणितज्ञ मॉडल उनसे बेहतर परिणाम देते हैं। यह हमें विनम्र बनाता है और याद दिलाता है कि हमें अपने निर्णयों को जांचना चाहिए, न कि केवल आत्मविश्वास के आधार पर उन पर भरोसा करना चाहिए। निर्णय और चुनाव। चौथे हिस्से में केमन की प्रोस्पेक्टिव थ्योरी सबसे बड़ी सीख है। हम हमेशा तार्किक रूप से निर्णय नहीं लेते। हम हानि से बचने के लिए अधिक प्रयास करते हैं बजाय कि लाभ पाने के। फ्रेमिंग हमारे निर्णय को बदल सकती है। लोग छोटे लाभ की संभावना में जोखिम लेते हैं और छोटे नुकसान की संभावना में सुरक्षा खरीदते हैं। यह ज्ञान हमें जीवन के हर क्षेत्र में वित्तीय निवेश, स्वास्थ्य निर्णय, बिजनेस रणनीति और व्यक्तिगत रिश्तों में समझदारी से कदम उठाने की शक्ति देता है। अनुभव बनाम स्मृति। अंतिम हिस्से में लेखक यह अद्भुत दृष्टिकोण देते हैं कि हमारे भीतर दो स्व है, एक्सपीरियंसिंग सेल्फ एंड रिमेंबरिंग सेल्फ। अनुभव करने वाला स्व पहले उस पल को महसूस करता है, याद रखने वाला स्व उन अनुभवों की कहानी बनाकर सजोता है। असली समस्या यह है कि हमारे फैसले में याद रखने वाला स्व ज़्यादा प्रभावशाली होता है। हम अक्सर ऐसी चीज़ें सुनते हैं जो बाद में अच्छी याद बने, भले ही उस समय का अनुभव सुखद न हो। यहाँ से हमें सीख मिलती है कि जीवन में संतुलन जरूरी है। हमें केवल यादों के लिए नहीं, बल्कि वास्तविक अनुभवों की गुणवत्ता के लिए भी जीना चाहिए। जीवन के लिए व्यवहारिक संदेश। सतर्कता, अवेयरनेस। हमें यह समझना होगा कि हमारा दिमाग सहजता से गलतियाँ करता है। आत्मसंशय, आत्मविश्वासी से बचने और अपने निर्णयों को जांचें। डेटा पर भरोसा, अंतर्ज्ञान की बजाय प्रमाण और आंकड़ों पर आधारित फैसले लें। फ्रेमिंग का प्रभाव, किसी भी विकल्प को अलग अलग दृष्टिकोण से देखें। 5. अनुभव को प्राथमिकता दें। केवल यादों के लिए नहीं न जिए, बल्कि वर्तमान अनुभवों को भी महत्व दें। थिंकिंग फास्ट एंड स्लो केवल यह किताब नहीं है, बल्कि यह हमारे दिमाग के काम करने का नक्शा है।
यह हमें हमारी सोच की सीमाएं दिखाती है और सिखाती है कि कैसे हम उन सीमाओं को पहचान कर बेहतर जीवन जी सकते हैं। असली बुद्धिमानी यह है कि हमें तेज और धीमी सोच दोनों संतुलित उपयोग करना है। तेज सोच हमें त्वरित प्रतिक्रिया देती है, धीमी सोच हमें गहरी समझ और सही निर्णय देते हैं। यदि हम दोनों को समझदारी से मिलकर इस्तेमाल करें तो हम केवल गलतियां से बच सकते हैं, बल्कि अपने जीवन, करियर, रिश्ते और समाज को बेहतर योगदान भी देंगे। अगर आपको यह सारांश उपयोगी लगा हो तो कृपया लाइक करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले, कमेंट करें, अपने विचार और सीख साझा करें, शेयर करें ताकि यह ज्ञान औरों तक पहुंचे। और हाँ, ऐसे ही बेहतरीन बुक समरीज और सेल्फ इम्प्रूवमेंट कंटेंट पाने के लिए और तो चैनल को सब्सक्राइब एंड फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।